तो आइए आज हम लोग क्लास 10th हिंदी गोधूली गदखंड पाठ 9 पाठ का नाम है आबिन्यो, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। उसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी कल के हम लोगों ने पार्ट 1 में लेखक का परिचय पढ़े थे और आज के क्लास में हम उनका आगे जो चैप्टर उन्होंने लिखा है उसको पढ़ेंगे। चैप्टर को हम दो भाग में बांटे हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी दो पार्ट में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। अगला आप लोगों ने इसके पीछे वाला जितना भी वीडियो है नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसे लाइन बाय लाइन सभी वीडियो देख सकते हैं। लगभग 10 बरस पहले पहली बार आबिन्यो गया था। लेखक कितने साल पहले आबिन्यो गए थे? 10 बरस। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। ये जो जगह है आबिन्यो, वो दक्षिण फ्रांस में पड़ता है। किस नदी के किनारे बसा है? रोन नदी किनारे। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि आबिन्यो किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी किनारे बसा है। और ये कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। पोप मतलब होता है पंडित। पंडित मतलब होता है पुजारी। जैसे हम लोग के यहाँ पंडित जी कहा जाता है ना, तो ईसाइयों में पंडित जी लोगों को पोप कहा जाता है, अंग्रेजी में फादर कहा जाता है। आप लोग फिल्म विल्म देखते होंगे तो उसमें कहते होंगे फादर। देखना वो व्हाइट कलर का पहन लेता है, शादी चर्च उर्च में सब रहते हैं, तो उन लोगों को हिंदी में क्या कहा जाता है? पोप। तो पहले के टाइम में ना पोप लोग राज करते थे, पंडित लोग राज करते थे इन देशों में। तो पोपों की कुछ दिन के लिए ये राजधानी थी। और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। यहाँ पे गर्मी के मौसम में, किस मौसम में? गर्मी के मौसम में फ्रांस और यूरोप फ्रांस किस महादेश में पड़ता है? यूरोप महादेश। तो यहाँ पे फ्रांस का रहा है और यूरोप का अर्थ हो गया यूरोप में संबंधित कुछ देश, ये मिल करके एक रंग समारोह करते हैं, लोकप्रिय रंग समारोह। उस बरस वहां भारत केंद्र में था। पीटर बुक का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। यानी कि वहां का एक व्यक्ति है पीटर बुक, जिसने महाभारत लिखा था। क्या लिखा था? अब उसने महाभारत नहीं लिखा था, महाभारत को उसने भी वहां पे लिखा था रसियन भाषा में, क्योंकि रूस की घटना है, सॉरी फ्रांस भाषा, फ्रेंच भाषा में, फ्रांस की घटना है। और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था, उन्होंने मुझे बुलाया था कि इस किताब का उद्घाटन करना, आइए आप भी, क्योंकि आप भारत से संबंधित रखते हैं और ये भारत की बुक है। मैंने फ्रेंच भाषा में इसको लिखा है लोगों को पढ़ने के लिए। पत्थरों की एक खदान में आबिन्यो से कुछ मीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी, सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक। कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गाया था। एक बंदिश भी याद है, द्रुम द्रुम लता लता। ये कोई गीत गाया गया है वहां पे, तो गीत का नाम क्या है? द्रुम द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। रंग स्थलियों मतलब काफी उनको कलरफुल कर दिया जाता है, रंगोलियां बनाई जाती है, जगह जगह अलग अलग कलर से डिजाइन तैयार किए जाते हैं, मतलब कि रंग बिरंगा दिखाई देता है। रोन नदी के दूसरी और आबिन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है विलनौ ल आविन्यो। उसका नाम क्या है जी? विलनौ ल आविन्यो। ये जैसे कि रोन नदी के एक किनारे ये लोग जहां पे टिके हुए हैं, और रोन नदी के दूसरे किनारे मतलब उस पार में एक जगह है जिसका नाम है विलनौला आविन्यो, अर्थात आविन्यो का नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। वहां दरअसल फ्रेंच शासक मतलब फ्रांस के शासकों ने, राजाओं ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। ऐसा इतिहास में माना जाता है कि पोप लोग, देखिए याद रखे, पोप जो पुजारी थे ना बड़ी खतरनाक होते थे पहले के, वो लोगों पे बड़ा अत्याचार करते थे। तो क्या करते थे, जो राजा होते थे फ्रांस के, वो लोग किला बनवा दिया था कि मान लो नदी के उस पर क्या पोप लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कि कौन जानता है।
तो नदी के दूसरी तरफ इन लोगों ने किला, किला समझते हैं आप लोग, बड़ा बड़ा राजमहल को क्या बोलते हैं, जो ऊंचाई तक बनता है, फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा। और उस पर सैनिक खड़ा करवा देते थे कि आप नजर रखो कि पोप लोग क्या करते हैं, इनकी गतिविधियों पर ध्यान दो, कोई ऐसा काम तो नहीं करते हैं जो समाज के लिए खतरा हो। उसके लिए बनवाया गया था। उसी में कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला सतरुज। वहां पे एक ईसाई मठ बना था, उसका नाम क्या है, ला सतरुज। स्पेशली याद रखिएगा कि मठ का नाम क्या था, ला सतरुज। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। 14वीं सदी का अर्थ हुआ कि 1300 ईस्वी की बात हो रही है, और फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना। और फ्रांस की क्रांति का ही देन है कि आज पूरी दुनिया स्वतंत्र है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई विश्व स्तर पर कोई क्रांति हुई थी तो वो क्या थी, वैसे तो उसके पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 2 पाठ आपने इतिहास में पढ़ा होगा 9th में, लेकिन वो हुआ, लेकिन वो अमेरिका तक सीमित रह गया, ज्यादा लोग उसको जाने नहीं। लेकिन दूसरा जो क्रांति जस्ट 2-4 साल बाद ही शुरू हुआ, फ्रांस की क्रांति, वो पूरी दुनिया जाना, और उसको देखा देखी सारे देशों ने आंदोलन करना। तो वही बताया जा रहा है कि क्रांति ये जो है फ्रेंच क्रांति तक चला है। यह संप्रदाय मन में विश्वास करता है, सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। यानी कि जब क्रांति हुई थी फ्रांस की, तो उस समय साधारण लोगों ने क्या किया कि उन सैनिकों को मार भगाकर किसी तरह हटा दिए और खुद उसमें रहने लगे, और ये गया नया गांव बना दिया, नया बस्ती बना दिया, फ्री का घर मिल गया, इसलिए उसको नई नई बस्ती कहा जा रहा है। इस सदी की शुरुआत में तो ला सतरुज के जीर्णोद्वार की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीदकर उनका बहुत संवेदनशील और सुघर जीर्णोद्वार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र उन दिनों रंग, पंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक कार्य में बिताते हैं। बताते हैं कि ऐसा जगह जहाँ पे मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोग आते हैं, यहाँ पे अपनी मतलब कुछ पुस्तकें लिखते हैं, कुछ रचनाएं दिखाते हैं, कुछ कलाकारी दिखाते हैं, और फिर कुछ समय बाद यहाँ से लौट जाते हैं। 2-2 कमरों के चैम्बर सुसज्जित है। चैम्बर समझते हैं आप लोग, चैम्बर मतलब होता है कमरा, चैम्बर मतलब क्या होता है, कमरा। तो 2-2 कमरों के चैम्बर सुसज्जित है, मतलब कि हर फ्लैट में कितने रूम है, 2-2 रूम है। फ्लैट आप लोग समझते होंगे। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है। उसमें जो फर्नीचर समझ रहे हैं, लकड़ी का सामान, तो फर्नीचर जो लगा हुआ है वो कब का लग रहा है, 14वीं सदी का, यानी आज से 700 बरस पहले का। पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है, लेकिन जो किचन बना है और बाथरूम वो एकदम आधुनिक है, आज के जमाने के जैसा है। भले ही लकड़ी का सामान पुराना है, लेकिन किचन बाथरूम क्या है, किचन समझ रहे हैं ना, रसोई घर, नहान घर मतलब बाथरूम। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। चैम्बर का जो मेन दरवाजा है वो किधर खुलता है, उसके आगे एक कब्रगाह है। कब्रगाह समझते हैं, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, तो वहाँ पे उन गलियों में इनका मुख्य द्वार मेन गेट खुलता है। जैसे मेन गेट खुला है ना, तो इसके आगे समझिए कब्रगाह है, मतलब कि लोगों को दफनाने वाला कोई जगह है। पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी। पिछवाड़ा समझते हैं ना, अब के टाइम में मतलब घर बनता है तो पिछवाड़ा दरवाजा बहुत कम रहता है। यह पीछे दरवाजा वे लोग ही रखते हैं जिनका पीछे अपना जमीन हो। अब पीछे अपना जमीन नहीं तो कोई पिछवाड़ा किवाड़ क्यों रखेगा, किसके जमीन में जा गिरेगा वो, अपना होता है तो लोग पीछे भी दरवाजा रखते हैं। लेकिन पक्का के घर में आजकल बहुत कम ही बनता है, लेकिन झोपड़ी वाला जो घर होता है उसमें बनता था, क्योंकि उसमें तो 77 को दुआरी होता है। शुरू शुरू में नया नया में दरवाजा 1 से 2 होगा, बाद में कुकुर बिलार बना देता है 17-18 को दरवाजा, किधर से भी घुस जाएगा।
लेकिन पक्का घर में ऐसा नहीं है। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से, जहां चाहे वहां अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 50 एक सैलानी यह जगह देखने आते हैं, अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। मतलब कि ये जो जगह है यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, बैठते हैं अपना शांति से, कुछ कुछ पढ़ते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। विलनव एक छोटा सा गांव है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था विलनव, वो एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कबरगाह, कई रेस्टोरेंट, रेस्तरा मतलब रेस्टोरेंट समझते हैं, अरे होटल, एवं बार हैं। बार समझते हैं, दारू शराब जहाँ लोग पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, फिल्म में देखता होगा। आविन्यो और आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बस व्यवस्था का भी व्यवस्था है यहाँ पे। अगला पैराग्राफ है, फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। बताते हैं कि पिछला जो गर्मी था 1 साल पहले, तो उस टाइम में मुझे इनवाइट आया था यहाँ से मुझे आने के लिए, और फ्रांस की सरकार की तरफ से। कौन सी सरकार की तरफ से? किस सरकार की तरफ से? यह अवधि तो 1 महीने की न होने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, सो कुछ 19 दिन वहां रहा। कितने दिन लेखक वहां पे रहे? 1 महीने का उन लोगों ने मांगा था कि आप 1 महीना रहिए, लेकिन वहां पे लेखक कितने दिन तक रहे? 19 दिन तक रहे। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। कब से कब तक रहे थे? 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक। 1994 की दोपहर तक रहे थे। अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, या अपने साथ ले गए थे टाइपराइटर, ले गए थे हिंदी में लिखने वाले। 3-4 पुस्तकों और कुछ संगीत के टेप्स भरकर ले गया था। बताते हैं कि अब यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा एगो कि लेखक अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे, तो लिखेंगे हिंदी का टाइपराइटर, टाइपराइटर मशीन देखे आप लोग, टाइपिंग करने वाला। उसके बाद 3-4 पुस्तक और कुछ संगीत के टेप्स में गाना बजाने वाला कुछ टेप, कैसेट वैसेट ले लिए थे। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई व्यवस्था ना होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। इससे निपट एकांत में रहने का कोई भी अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविता और 27 गद्य रचनाएं लिखी थी। याद कर लीजिएगा इसको। इन्होंने 19 दिन में कितना कविता लिखा था? 35, और 27 को गद्य, गद्य मतलब कहानी, 27 को कहानी और 35 को कविता 19 दिन में लिख दिए थे। सोचिए दिन रात ही लिखते होंगे। आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। काशी की विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द आविन्यो। कभी अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे ब्रेता रेनेश और पाल एलिवार ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविता आदित्य साथ रहकर लिखी थी। ला सत्रुज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्प अवधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। ला सत्रुज के जो डायरेक्टर थे वो देखेंगे, रे भाई 19 दिन में 35 को कविता, 27 को कहानी लिखने वाले कौन व्यक्ति है भाई? क्योंकि इतना मतलब लिख देना ये आसान बात नहीं, वो भी नई नई कहानी और नई नई कविता अपने से सोच सोच के। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सुघन, सुनसान दिन और रातें थीं। भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। आविन्यों को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रणति भी। हर जगह हम कुछ पाते, बहुत सा गाते हैं। ला सत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गया उसकी गहरी पीड़ा भी। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर यानी कि मतलब पाठ का आधा भाग हो गया। आधे भाग को हम लोग कल पढ़ेंगे।